हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ही खास पर्सन से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने इंडिया की जो टफेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है, हाँ, मरीन कमांडो फोर्स जिसे हम बोलते हैं मार्कोस, उन्हें कंप्लीट किया है। साथ ही साथ उन्होंने देश के लिए 13 साल वहां पे सर्व किया है। सर हेलो, माय नेम इज गिरीश कौशिक। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा अभी फॉर दिस इंटरव्यू, मुझे मौका देने के लिए, जहाँ पे मैं अपनी लाइफ की जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे एक्सपीरियंसेस में से एक भी चीज़ आपके काम आई तो काफ़ी यूजफुल। 27, 28, 29 एंड बच गया। नॉर्मल फोर्सेस के लिए गवर्नमेंट है पीछे, स्पेशल फोर्सेस के लिए गवर्नमेंट विल सिंपली डिसऑन, बिकॉज हमारे लिए जाने का रास्ता तैयार होता है, आने का कभी नहीं होता। आ गए तो किस्मत है भैया। इवन माय इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इजराइल सेड यू स्पीक अ लॉट। आई वाज स्टेट टू कीप मूव एंड ऑल दोस। I counted them. If it is raining, bullet will go down. If it is not raining and if it is temperature is high, bullet is going to go up. Corporate में थोड़ा अलग है, थोड़ा politics भी है, everyone knows. फौज में नहीं है, फौज में ज़्यादा क्या होगा यार, पिट्ठू देके दौड़ लेंगे, ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। गिरीश सर, ये मार्कोस होता क्या है? मार्कोस मीन्स मरीन कमांडो। जैसे कि डेफिनेशन में ही दो वर्ड है, मरीन और कमांडो। मरीन मतलब पानी से रिलेटेड और कमांडो मतलब आप सभी को मालूम ही है। तो अगर इलेबोरेट करें तो नेवी के कमांडोज को मरीन कमांडोज बोलते हैं हम लोग। एंड सर, इसकी स्थापना या इसका मैं बोल सकता हूँ कि नींव कब रखी गई? एक्चुअली नींव रखा गया था इसका 1986 में, जब हमारे 3 ऑफिसर्स, एक्चुअली 1986 में नहीं, उससे पहले 1984 में सम इमरजेंसीज और एक्सीजेंसीज, जहां पे नेवी के पास स्पेशल फोर्स का रिक्वायरमेंट को सोचा गया कि होना चाहिए। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे 3 ऑफिसर्स 1986 में अमेरिका गए थे, यूएस सील्स के पास, ऑब्जर्वर, एज एन ऑब्जर्वर। तो उन्होंने पूरे ट्रेनिंग पैटर्न को देखा, समझा, फिर इंडिया वापस आने के बाद उस ट्रेनिंग पैटर्न को इंडियन कंडीशन के हिसाब से चेंज किया। और 1987 में हमारा पहला कोर्स IMSF 1, इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स 1 लॉन्च किया गया था। तो स्टार्टिंग 1987 से हुआ। देन ओवर ए पीरियड धीरे धीरे जब मार्कोस IMSF 1, 2, 3 स्टार्ट हुआ और मार्कोस ने काफी अच्छे ऑपरेशन करने शुरू किए, बाद में IMSF को चेंज करके मरीन कमांडो फोर्स MCF चेंज कर दिया गया। ग्रेट सर। एंड सर, जो इनका ट्रेनिंग होता है ये बाकी स्पेशल फोर्सेस से कैसे डिफरेंस होता है? जैसे गरुड़ फोर्स भी होता है सर, एक पैरा कमांडो फोर्सेस भी होता है, तो उससे इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? देखिए, मोर और लेस जो भी स्पेशल फोर्स है, आप मार्कोस लीजिए, पैरा कमांडोज लीजिए या गरुड़ लीजिए, बेसिक फाउंडेशन सबका सेम है। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्पेशलाइजेशन, तो I can say Marcos is the only force which is four-dimensional force. Like Para and Garud are 3-dimensional force. They can operate in air, they can operate on water, and they can operate on land as well. Marcos is the only force which can go underwater also. So that's the 4th dimensional added to us. Or Para, they are specialized for ground operations, and Garud, as you know, they are specialized for air operations. They are more into combat free fall and all those hello जिनको बोलते हैं हम लोग, high altitude high opening, high altitude low opening. So those sort of operations they are quite trained for, and we are trained for underwater operations as well. That's literally great sir. आज मुझे एक 3D और 4D का सच में डिफरेंशिएट समझा है। एंड सर, इसके ट्रेनिंग पैटर्न कैसे होते हैं? क्योंकि सर मैंने 1-2 ट्रेनिंग सुना है, जैसे डेथ क्रॉल, मैंने सुना काफी टफ होता है और वहीं पे सबसे ज्यादा एलिमिनेशन के चांसेस होते हैं। नहीं, ट्रेनिंग पैटर्न डेथ क्रॉल इज वन ऑफ द ड्रिल एंड इट्स नॉट एज टफ एज यू सी। फॉर एज ए मरीन कमांडो आई कैन से इट्स नॉट एज टफ. There are other trainings, other part of training which are quite difficult and which have actually tested our limits more than our mental thoughts. अगर मैं ट्रेनिंग में 4 स्पेशल फेजेस की बात करूं तो एज यू से मड वॉक, वी कॉल इट मड वॉक, नॉट डेथ क्रॉल. ओके, डेथ क्रॉल एक फैंसी वर्ड में भी दे दिया किसी ने, बट वी कॉल इट मड वॉक. हमें 500-800 मीटर तक करीबन फुल लोड के साथ और अपना वेस्ट डीप मड में क्रॉल करना पड़ता है या वॉक करना पड़ता है रादर. और द बेसिक फाउंडेशन और द बेसिक मंत्रा इन मड वॉक इज कीप मूविंग. अगर आप खड़े हो गए तो आप धंसते चले जाओगे, तो आपको मूव करते रहना. आप थके हो, कुछ भी है, आपको मूव करना है. सेकेंड इज हेल वीक, विच इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट. हेल वीक, hell as the name itself says, hell week. It's 100 hours of training
without a single second of sleep. Okay, it's so well designed कि आप सुबह उठोगे, आप एक एक्टिविटी करोगे, you have to run, you have to walk, you have to do all these things, and after 2 hours you are in water, then you are doing swimming. फिर आप स्विमिंग से बाहर आओगे, you will have a breakfast and all, then you go for firing thing and all. The moment you start feeling sleepy, you are again in the water, so you can't sleep. Then फिर आपका वो स्लीप एक पानी का ड्रिल हो गया, फिर वापस आओगे, then you have to write test also. आप सो रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, टेस्ट भी लिखना है. जैसे आपको आया, फिर आप पानी में हो रात को, फिर से आप फिर स्विमिंग एंड ऑल. फिर सो वेल डिजाइन एंड आपको फिर उसमें ऑपरेशन भी प्लान करना है, आपको अटैक्स भी प्लान करना है, आपको रेड अम्बुश भी प्लान करना है, एग्जीक्यूट भी करना है और टेस्ट भी लिखना है. सो दैट्स 100 hours without a single second of sleep. We call it hell week, and that's the toughest part for me. And there is one more thing called POW training, we call it, and that is for your mental and physical conditioning. अब POW ट्रेनिंग में क्या होता है, आपके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, आपकी आंखों के ऊपर पट्टी है और आप एक छोटे से पौंड में हो या छोटे गड्ढे में हो जिसमें पानी भरा हुआ है, और आपके जो हमारे जो उस्ताद लोग थे, उन्होंने पूरा जो वाटर हॉज होता है वो हमारे ऊपर डालना शुरू किया, तो उससे क्या बॉडी सॉफ्ट हो जाता है. अब आपकी आंख बंदी, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं और आपको ये नहीं मालूम किस तरफ से क्या पड़ने वाला. आपको डंडा पड़ सकता है, आपको जूते पड़ सकते हैं, आपको मुक्के पड़ सकते हैं, आपको लाते पड़ सकती हैं. वी डोंट नो. एंड हमारा रिएक्शन क्या होता था उस टाइम पे, बस आंखें बंदी हुई हैं बस. वी डोंट नो कहां से क्या अटैक आने वाला है. दैट एक्चुअली ट्रेन्ड अस इन सच ए वे. आज की डेट में अगर कोई घुसा भी मारेगा तो वी आर प्रिपेयर्ड बिकॉज वी कैन सी. सो जब अनसीन अटैक हमने बियर किया है तो हम सीन अटैक को आराम से बियर कर सकते हैं. तो दैट इज फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल कंडीशनिंग. देयर इज वन मोर ड्रिल कॉल्ड ड्रॉन प्रूफिंग, जिसमें आपके हाथ पैर बांध के पानी में डाल दिया जाता है एंड यू हैव टू नॉट इवन फ्लोट बट यू हैव टू स्विम. तो आप हाथ पैर बांध के आपको पूरा स्विमिंग करना है 25-50 मीटर तक. So these 4 phases are quite difficult. That's literally great sir. मुझे लगता है इतना रिग्रेस ट्रेनिंग करने के बाद तो एक बंदा इतना प्रिपेयर्ड हो जाता है. एंड सर एक डायलॉग भी है मूवी में, ये जो तुम्हारा टॉर्चर है ना, ये मेरा सुबह का वार्म अप है. क्या ये सच बात है? बोल सकते हैं. I can relate one my real life incident on that. After doing my Marcos training, I was not part of any operation, but I was just traveling, and because of some reason I got caught up. आरपीएफ वालों ने मुझे उठा लिया ट्रेन में से, एंड देन दे हैव बिटन मी आउट ऑफ ब्लू. लाइक कुछ भी मार रहे थे वो लोग. 15 मिनट्स लात घूंसे जूते जो उनसे मारा गया, मारा पसीना पसीना हो गए. एंड आई वाज लिटरली लाफिंग स्माइलिंग रादर. ओके, आई वाज स्माइलिंग कि इनको खत्म कर दो फिर अपना ड्रामा शुरू करेंगे. तो दिस समथिंग लाइक दैट. सो आई कैन रिलेट टू दैट पर्टिकुलर डायलॉग. जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है. That's literally great thing sir. And sir मुझे भी ऐसा लगता है कि इतनी रिग्रेस ट्रेनिंग करने के बाद तो एक बंदा तो इतना प्रिपेयर्ड हो ही सकता है कि जो नॉर्मल इंसानों के लिए टॉर्चर है वो तो डेफिनेटली एक वार्म अप ही होगा. यस, कह सकते हैं. एंड सर ये जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है सर? सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए कुछ फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं जो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं. हाफ डे का है जिसमें आपको स्विमिंग कराया जाएगा, रनिंग कराया जाएगा, पुल-अप्स, पुश-अप्स एंड ऑल दोस. इस बेसिक एक फंडामेंटल टेस्ट होता है कि हाँ ये बंदा ट्रेनिंग सस्टेन कर सकता है. तो अगर मैं काउंट की बात करूं तो मान लो 1000 लोगों ने एप्टीट्यूड दिया तो उसमें से करीब नॉट मोर देन 200 का कोर्स आएगा. ठीक है, और कोर्स आने के बाद 150-200 लोगों में से आप कोर्स में जाओगे. फिर आपका मेन फेज स्टार्ट होगा, दैट्स कॉल्ड स्क्रीनिंग फेज. स्क्रीनिंग इज 2 वीक एंड दैट्स द मोस्ट टफेस्ट पार्ट बिकॉज उसमें यू डोंट नो आपके किस शरीर के किस हिस्से से खून नहीं निकल रहा है. आपके कंधे छिले हुए हैं, आपके घुटने छिले हुए हैं, आपकी कोहनियां, आपके नकल्स, एवरीथिंग इज ब्रूज एंड ब्लीड. ओके, एंड दैट्स द मोस्ट टफेस्ट पार्ट बिकॉज यू आर नॉट योर बॉडी इज नॉट कंडीशन एंड नॉट acclimatized as well and not accustomed to that particular rigorous physical training. और उसमें ही मैक्सिमम हमारा फिल्टर हो जाता है. अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं, we were 128 which reported to our training unit and after screening we were 42. okay, और फिर स्क्रीनिंग के बाद आपका मेन फेज स्टार्ट होता है which is almost 4.5 month. Sometimes it extend to 6 months as well based on the training requirement, based on the post requirement. okay, वो 6 महीने में फिर आपको डिफरेंट फेजेस में लाइक कमांडो, स्पेशल ऑप्स, फायरिंग, वेपन, स्विमिंग, वाटरबोर्न एक्टिविटीज, फील्ड क्राफ्ट, एडवांस फील्ड क्राफ्ट, वो सब आपको सिखाया जाएगा. उसमें
CQB का ट्रेनिंग भी होता है, UAC भी होता है, वो सब चीजें दैट इज पार्ट ऑफ दैट. ओके, बिफोर दैट देयर इज वन फेज कॉल्ड डाइविंग फेज व्हिच इज डन इन डाइविंग स्कूल कोचिन. और वो होने के बाद आपको करीब 6-7 महीने के बाद यू बिकम ए मार्कोस. Okay, in our course, 128 were reported and then 20 got passed out. So this is how it is. That's literally great sir. मैंने ऐसा सुना है कि सबसे जो toughest ट्रेनिंग होती है वो मार्कोस की होती है, मार्कोस ट्रेनिंग पे या मरीन कमांडो फोर्स उसी की ट्रेनिंग की होती है. बोल सकते हैं क्योंकि देखिए हमने आई एम नॉट डिमीनिंग देम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय पैरा ब्रदर्स, वो भी हमारे कमांडो भाई लोग हैं. पैरा गरुड़ के साथ भी हमने काफ़ी ऑपरेशंस किए, ट्रेनिंग्स किया. दे हैव देयर ओन स्पेशलाइजेशन. बट ग्राउंड पे आप 1 घंटा रगड़ा खा सकते हो, पानी में 10 मिनट में. आप पानी में 5 मिनट बहुत है हमारे लिए, किसी का भी मुंह खुलवाने के लिए, किसी को भी परेशान करने के लिए. दिस इज हाउ इट इज एंड वी आर दैट मच कॉन्फिडेंट कि हम पानी का रगड़ा भी सहन कर चुके हैं और कर सकते हैं. That's great sir. And sir, normal forces और special forces में फर्क क्या है सर? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. अभी सिंपल सी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में अगर बताऊं तो नॉर्मल फोर्सेस के लिए गवर्नमेंट है पीछे, स्पेशल फोर्सेस के लिए गवर्नमेंट विल सिंपली डिसऑन बिकॉज हमारे लिए जाने का रास्ता तैयार होता है, आने का कभी नहीं होता. आ गए तो किस्मत है भैया. सो आवर आई वुड से सक्सेस रेट इज 100% इवन इफ वी आर ऑल आर एलिमिनेटेड. बट आवर मोटो इज नॉट दैट. हमारा जाने से ज्यादा फुल प्रूफ प्लान आने का होता है. सो वी कॉल इट एस्केप एंड एवेजन. ओके, जितने एफर्ट्स हम अंदर जाने की प्लानिंग पे करते हैं उससे ज्यादा एफर्ट्स हमारी रिवर्स की प्लानिंग पे होता है. दिस हाउ इट इज एंड वी आर नॉट देयर टू डाई फॉर आवर कंट्री, वी आर देयर टू किल आवर एनिमी टू डाई फॉर देयर कंट्रीज. ग्रेट सर. एंड सर जो इतनी रिगरस ट्रेनिंग होती है मेंटली फिजिकली, जो काइंड ऑफ आई कैन से टॉर्चर, उस टाइम पे ऐसा मन नहीं करता सर कि क्या करना, चलो दूसरा कुछ कर लेता है सर? नहीं, होता है. देयर आर सर्टेन फेजेस लाइक आई वोंट डिनाई दैट सेइंग सो. 2 बार मेरे साथ भी हुआ कोर्स के टाइम पे. बट दैट मोटिवेशन जो एक मार्कोस बैज जब छाती पे लगता है, व्हेन यू वेयर दैट मरून बेरेट, द फीलिंग ऑफ प्राउड एंड नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर आवर फैमिली एज वेल, फॉर आवर फ्रेंड्स एज वेल. हमारे यूनिट के जो दोस्त जिन्होंने हमारे साथ मुझे तैयार करने के लिए हमारे प्रिपरेशन में हमारे साथ रनिंग किया, तो हमारे साथ स्विमिंग किया, 2 कोर्स का पार्ट नहीं थे बट हमारे साथ उन्होंने तैयारी किया. तो दे फील प्राउड व्हेन वी वेयर दैट मरून बेरेट एंड मार्कोस बैज. So that badge is the motivation, nothing else. That's a great sir. And sir, ये आपके जहन में कब आया कि मुझे मार्कोस की तरफ जाना है, मुझे कमांडो फोर्स की तरफ जाना है? See, everything what I would say is destined and planned. भगवान ने जो लिखा हुआ आपका, I never thought that मैं नेवी में भी जाऊंगा, frankly speaking. छोटे से शहर के रहने वाले थे, तो फौज में मेरे पूरे फैमिली ट्री में कोई था ही नहीं कभी भी. I was the first person who joined Indian Navy. So once I visited Delhi and I saw a couple of naval personnel in white uniform, that charisma of that uniform have attracted me so much so that I decided to join Navy. I appeared exam in 1999 as well, but 98 में ही एग्जाम दिया था मैंने, 99 में ज्वाइन करने के लिए. But because of that Kargil वाला thing and all those were happening, then my mother didn't allow me to go. Then I again appeared in 1999. And nobody in my family came to know that I have appeared unless that call letter have come, final call letter have come. So that was so secret operation. Then after joining Navy, जब हम लोग अपना बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद वापस प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे कोचिंग, तो वहाँ पे हमें एक सर मिले थे who was air crew driver. I would like to mention his name, जयवीर सर. तो जयवीर सर ने हमें मोटिवेट किया. There only I decided I will have one. We used to call it चिड़िया लगाते थे हम लोग. पैरा बैच और ACD का बैच होता है, दोनों में विंग्स होते हैं. वी कॉल देम चिड़िया. सो दैट डे ओनली आई डिसाइडेड एक चिड़िया जरूर लेनी है, या तो ACD का या मार्कोस का. एंड देन अगेन आई वाज क्वाइट फॉर्चुनेट. हमारे बेस्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान ही कमांडोज आए, वहाँ पे उन्होंने अपना डेमो दिया. दे मोटिवेटेड अस टू एप्टीट्यूड, अपीयर फॉर द एप्टीट्यूड. उधर ही ऑन साइट एप्टीट्यूड भी हो गया. एंड देन within 1 year I was there in my training base. In our course we were the youngest Marcos. Like within span of 2 years we were full-fledged passed out Marcos. That was the youngest force that at that time we were having. That's a great sir. And sir, एक मोटिवेशन तो आपने बताया कि वो बैच वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बट और ऐसा कोई मोटिवेशन था जो आपको बिल्कुल कंटिन्यूस उस एफर्ट के लिए, कंटिन्यूस उस ट्रेनिंग के लिए आपको तैयार रखता है? See, it's more about not about the badge thing. It's about the pride we carry and the responsibilities we carry on our shoulder.
as a everyone is doing their bit. Like as a civilian, I am doing my bit towards my country. As you are doing your bit towards the country. Till the time you are honest and like आप देशभक्त हो, आप सब कुछ कर रहे हो अपने देश के लिए भी, जो गलत नहीं है, ठीक है, एंटी नेशनल तरफ नहीं जा रहा है, दैट इज गुड. अदरवाइज जब मैं कमांडो कोर्स कर रहा था तो एक जिम्मेदारी आ जाती है मार्कोस बनने के बाद या एक स्पेशल फोर्स में आने के बाद कि यस आपको जो कुछ करना है वो अपने देश के लिए करना है, रादर देश से ज्यादा करना है आपको. So that was the motivation, different kind of motivation, because everyone is soldier, okay, but very few are commandos. Okay, Navy में we are 50-55,000 sort of, but Marcos are handful. I cannot even reveal the numbers. We are that much only. Okay, so no, very fortunate people get to join that elite force and to serve the nation in such a platform. That was the motivation. That's literally great sir. ऐसे थॉट्स सुनकर तो सर काफी अच्छा लगा सर. ये डेफिनेटली जो भी अपकमिंग जनरेशन है जो भी सुनेगा उसे डेफिनेटली सर बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा. Thanks a lot. एंड सर ये मार्कोस जो कमांडो बनते हैं इसमें फीमेल की भी एंट्री होती है? देखिए अभी तक तो नेवी में ही फीमेल एंट्री नहीं था, एंड थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट दे हैव ओपन द डोर्स फॉर आवर फीमेल काउंटरपार्ट्स एज वेल टू जॉइन एज अग्निवीर स्कीम. After Agniveer, there are chances they would be absorbed in Indian Navy or Army and as well. And I don't think Indian Navy जैसे अभी के जो CNS हैं एडमिरल हरि कुमार, if I'm not wrong saying his name, so Admiral Hari is quite open-minded person as I read about him. So he has opened door for all the female officers also. Recently I was reading an article, one female officer will be commanding a ship. She is the first CEO of the ship, female CEO of the Indian naval ship. So I don't see it a challenge. Maybe 2 years, 3 years down the line, we can see female Marcos as well. That's literally great sir कि हम दोनों पहलू को, दोनों चीजों को साथ में लेके चले तो डेफिनेटली वो भी एक अपॉर्चुनिटी एज वेल एज एक हम ऐसा बोल सकते हैं ना सर कि हम दोनों को सेम लेवल पे देख रहे हैं. Exactly. That's literally great sir. And sir, as a Marcos, as a Marine Commando Force, आपका roles and responsibility क्या था sir? See, in a nutshell, if I say roles and responsibility to take care of our national assets and to protect our country. Okay, simple. एक लाइन में जो मेरे लिए मेरा मोटिव था. Yes, yes. Otherwise, there are other things like we have to keep ourselves trained, we have to keep ourselves prepared. That is why we do all sort of training. हमारा पूरा ट्रेनिंग करिकुलम चलता रहता है इवन इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन, एक्टिव ऑपरेशंस. एंड देन एज आई सेड, टेकिंग केयर ऑफ नेशनल एसेट्स, वी डू गो ऑन सम एस्टेब्लिशमेंट, शो आवर प्रेजेंस ओवर देयर सो दैट ऑल एंटी नेशनल एलिमेंट्स, ऑल आवर एनिमीज आर वेल अवेयर ऑफ कि भैया कुछ भी करोगे तो मार्कोस वहाँ है और मार्कोस आके आ सकते हैं वहाँ पे. तो दैट इज काइंड ऑफ वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड देन you might have heard about the Gulf of Aden and Malacca states. Anti-piracy operations are happening over there. Okay, so Marcos are part of that particular task force as well to take care of our Indian naval ship or to protect the international what we say is waterways as well. Then that is also part of our operation. And there are other special operations which I cannot name here, and which has kind of एक मैं आपको बता सकता हूँ, इट वॉज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ओनली. एज आई सेड, वी हैव टू कीप आवरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ सिनेरियो. तो अगर बेबी मूवी देखा होगा तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर दैट सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन एज वेल. लाइक वी डिडंट गो बिहाइंड एनिमी लाइंस, वी वेंट टू आवर ब्लू फोर्स, रेड फोर्स sort of thing. We went to our enemy force and then we picked up our enemy from their own base and took him back to our operations, our tent. That's literally great sir. जैसे मूवीज में हम देखते हैं बिल्कुल वैसा सिमिलर भी होता है सर? Yes, होता है. काफी अच्छा लगा सर. That was part of training. We have to be prepared for that. That's nice sir. And sir, near death experience कभी आपको हुआ है सर कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, बट अब मैं आ तो गया हूँ तो अब कुछ कर जाऊं, या एक लास्ट में शब्द होता है मर जाऊं, ऐसा कभी एक्सपीरियंस लाइक? We are not there to die for our country, but sometimes there are situations when we do face. I can explain one जो ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथ हुआ. मैं जब डाइविंग कोर्स कर रहा था मेरा,
तो वहाँ पे डाइविंग सेट होता है और उसमें देर इज वन वॉल कॉल्ड रिजर्व वॉल, 2 फेज होते हैं उसमें, नॉर्मल फेज और रिजर्व फेज. तो जब रिजर्व व्हेन यू start feeling heavily breathing, so you have to operate that reserve wall and then there is one signal that you have to come up. आपको ascent start करना है because आपका रिजर्व लग चुका है और सेट में भी इतना ही हवा है कि आप ऊपर आ सकते हो बस. तो अब डाइविंग स्कूल है, करीब 100-200 ट्रेनिंग एक टाइम पे रहते हैं और एक सेट 10-10 15-15 साल यूज होते हैं वहाँ पे. सो दैट रिजर्व बटन डिड नॉट ऑपरेट. आई वॉज एट द बॉटम ऑफ 10 मीटर अपना डाइविंग टैंक और मेरा रिजर्व भी ऑपरेट नहीं हुआ, मुझे हार्ट ब्रीथ नहीं आया एंड सडनली इट वाज ऑल गॉन. आई वाज ट्राइंग टू ब्रीथ बट देयर वाज नो ब्रीथ एट ऑल एंड 30 फीट डेप्थ 10 मीटर और ऊपर आने में 1 फीट पर सेकंड 30 सेकंड कम से कम लगे एंड आई वाज आउट ऑफ माय ब्रीथ. I know how I counted those 30 in my mind, 1, 2, 3, and when I was out for 25, 23, there are 5 steps, 2, 2 and 1, and we cannot open it because अगर हम जल्दी ऊपर आएंगे तो हमारा lung burst भी हो सकता है because it is expanding. 27, 28, 29 and बच गया. That was my feel, like that was the personal feeling, and there were 2 more near that like experiences that was in real ops, which I cannot definitely explain here. ओके. एंड सर ये कितना इम्पोर्टेंट होगा एज अ इंडिया, एक एज अ इंडियन या एज अ इंडिया कंट्री जो एक डेवलप्ड कंट्री हम मानते हैं, तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारे नेवल या जो हम बोलते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी या मरीन कमांडो, इसका इम्पोर्टेंस कितना बढ़ रहा है. देखिए, अगर आप डेमोग्राफी या टोपोग्राफी की बात करें, इंडियन टोपोग्राफी की, इंडिया इज काइंड ऑफ ए पेनिसुलर कंट्री. लाइक 3 साइड से हमारा पूरा घिरा हुआ है. इफ यू सी द ईस्टर्न कोस्ट, साउदर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट हमारा पूरा पानी से घिरा हुआ है. थैंकफुली वी हैव गुड नेबर्स एज वेल ऑन दी अदर पार्ट ऑल्सो ग्राउंड पे, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान जो बहुत ध्यान रखते हैं हमारा. कीप अस एंगेज ऑलवेज. ओके, बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो जो हमारा टेरिटोरियल लाइन है, इट इज आई थिंक 7,500 किलोमीटर्स. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्किल्ड एंड मोटिवेटेड इंडियन नेवी एंड a marine commando force as well who can actually take care of other special operations, because if I talk about Indian Navy, they have their own different tasking which definitely we cannot be part of as a commando. And otherwise अगर मैं normal Navy में होता तो I would have been part of that section only. So it is very much important to have a skilled and like able Navy who can stay back, who can defend and retaliate and counter the enemy attacks as well. एंड सर ये डे टू डे इंक्रीज ही होते जा रहा है, क्योंकि डे टू डे अगर हम देखा जाए तो जितना हमारे पास बजट होता है उसके हिसाब से हम इस पे फंडिंग भी करते जा रहे हैं और जितना हम इसको क्या करते हैं अप टू डेट रखते जा रहे हैं. This is very much important. See, everywhere you have to invest. Okay, if you see in our personal lives, अगर आप business की बात करो, आप business कैसे scale up करोगे, sustain कैसे करोगे? If I talk about Kodak, Nokia, they couldn't sustain because they didn't scale up or they didn't change as per the scenario. जो market dynamics उस time था, तो Nokia ने change नहीं किया, Nokia is out of business. Kodak ने change नहीं, Kodak is out of business now. Okay, otherwise they were the front runner. Same goes with our personal self as well. If you want to sustain the changing dynamics of the environment, okay. कोविड का केस ले लीजिए आप. कोविड के टाइम पे क्या हुआ? एंटीबॉडीज नहीं था तो our body started making antibodies. And how did it happen? जब वो वायरस, एक इनर्ट वायरस हमारी बॉडी में गया तो हमारी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया, एंटीबॉडी डेवलप किया. सेम गोज विद योर डिफेंस फोर्सेस आल्सो. ओके, बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग. आज की डेट इट्स नॉट अभी इट्स नॉट द एरा ऑफ कन्वेंशनल वॉरफेयर. इट इज रादर एन एरा ऑफ असिमेट्रिक वॉरफेयर. ओके, या यू कैन से एंड ऑफ द यू मे सी अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा तो इट विल नॉट बी ए वॉर विद द मिसाइल्स एंड ऑल. It would be different war. It could be a biological weapon. It could be kind of a other weapon which can create tremors, which can create earthquakes, or which can create a pandemic. Okay, so it's an asymmetric warfare. So just to be contemporary to that and be updated, we have to keep on training ourselves and we have to keep on investing in those technologies, in those changing warfare skills and abilities as well. That is very much important. That is why budgets are increasing. That is why fundings, not I wouldn't say funding, but budget for defense forces is increasing, which is very much required. We cannot use all dated weapons, 303 and SLR sort of
in today's automatic era, wherein you press a trigger and a short burst of 30 bullets is out of your magazine. We cannot use those, so we have to keep ourselves updated. तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें टाइम टू टाइम अपने आप को भी अपडेट रखना पड़ेगा, अपने वेपन्स को भी अपडेट रखना पड़ेगा, ताकि जब हम लड़ने जाए Right. तो हम तो उतने प्रिपेयर्ड है, साथ ही साथ हमारे पास जो चीजें हैं लड़ने Weapon भी वैसा ही होना चाहिए. वैसे See, it's there is one saying, it's not the man but the man behind the machine. Sorry, it's not the machine but the man behind the machine is very much important. Mhm. Okay, so that we have, no doubt at all. Okay, I can vouch on it. We have the best trained, not trained but conditioned force in India. Okay, if you talk about other countries like if you talk about America, USCs and all those, they are technologically so well advanced, but they are, if I talk about mental conditioning, they cannot sustain the way we can sustain. I have operated in a temperature which is -3, -6 degree to the extreme of 57 degree as well. Okay, and I have, as I said, Hell Week. But after Hell Week, what they do? They drink all bistleries alone. Okay, we have been part of training, joint training camps, wherein one truck of weapon came with them and 3 truck of bistlery came with them. Okay. So, and we sustained on all the normal पानी, अपना जंगल में एक छोटा सा स्ट्रीम जा रहा है वो पानी पी लिया. Okay, छोटा सा कहीं नलका मिल गया वो वाला पानी पी लिया. So our body is that way conditioned. So we have the best trained soldier, best mindset. But at the end of the day, machine also matter. We cannot fight with old age weapons with the technological advanced weapon, even if we have the better man behind. That also matters. सर काफी अच्छे तरीके से आपने इसे डिफरेंशिएट किया सर. दैट्स ग्रेट सर. Thank you very much. एंड सर जैसे आपने बताया कि एक बंदा है जो 4 डायमेंशन में बोलता हूँ मरीन कमांडो है, मार्कोस में है. ओके, 4 डायमेंशन में उसे करना है और वो पानी के अंदर भी रहता है काफी टाइम तक. सर एक नॉर्मल पर्सन जो मार्कोस कमांडो है वो कितने देर तक अपनी सांस रोक सकता है? See, depends upon your personal training. Like सभी फौजियों के लिए दौड़ना बहुत जरूरी है, सबको मालूम है. और आप देखोगे अगर आप हरियाणा में जाओगे, देयर आर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स, महेंद्रगढ़, जींद, रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, सो भिवानी स्पेशली, ये जो पूरा बेल्ट है, बहुत सारे लोग हैं फौज, मतलब हर घर से आपको एक फौजी मिल जाएगा. आपको घर में नहीं होगा तो उनका रिश्तेदार पक्का होगा. तो ये वाले बेल्ट में स्पेशली आपको सब लोग रनर मिलेंगे, हर बंदा. Like they are so good in training, like running and all. And if you are preparing for military, then you are preparing for Marcos. Like I prepared myself for Marcos, and I used to run almost 10 kilometers a day, in morning and evening as well, like 20 kilometers a day. So we have to train ourselves. So that increases our lungs capacity. Okay, that increases our lungs capacity to hold the breath, to sustain it. For a general person, it starts with 30 seconds. Then you have to start preparing and start training on that, and it can go up to 3 minutes aram se. Generally Marcos can hold 2 to 2.5 minutes easily. That's great sir. एंड सर सिमिलर कंडीशन पे जैसे आपने बताया टेम्परेचर, जैसे पानी का टेम्परेचर होता है, जैसे थोड़ा भी ठंडा रहता है ठंड तो लग जाती है. बट सर आप कितने इस पे सर्वाइव कर सकते हैं? जैसे कि JNK पे भी हमारा जो वुलर लेक है, वहाँ पे भी कुछ ऑपरेशन के लिए हमें वहाँ रुकना पड़ता है. उसका टेम्परेचर नियर अबाउट बर्फ बनने वाली है, मतलब 0 डिग्री या -1 -2 डिग्री आई कैन एक्सपेक्ट. एंड साथ ही साथ जैसे गुजरात या जो राजस्थान साइड वाला सेक्टर है, वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव में टेम्परेचर आके काफी गर्म होता होगा. तो एक पर्सन या मार्कोस कमांडो कितने तक के सरवाइव कर सकता है? देखिए, डिपेंड पर्सनल टू पर्सनल. एज आई सेड, आई हैव ऑपरेटेड इन -3 -4 डिग्री आल्सो. ओके, और डाइविंग भी किया है हमने इस टेम्परेचर में. ओके, इट वाज अ डाइविंग रेस्क्यू ऑपरेशन इन JNK ओनली. और I have operated in 56, 57 also in somewhere in Kutch. So this is how we are conditioned and how we are trained. Diving में it's not part of our course because I am a ship's diver, so I have done 10 meter diving. So there is one more course called clearance diving course, CD. उनके कोर्स का एक पार्ट होता है which is called high altitude diving. So they go to the high altitude region where temperature is literally below zero. Okay, sub-zero temperature में they dive, and it's such a condition when you come out, खोलता हुआ पानी उनके ऊपर डाला जाता है, डाइवर्स के ऊपर, and they don't feel anything at all. Because body ठंडा हो गया, सुन हो चुका होता है, खोलता हुआ पानी में उनको कुछ नहीं लगता. So it is that way. So this is how we are trained for. तो सुन के मुझे थोड़ा सा डर जैसा लग रहा है सर. It's part of training है. All divers are trained that way.
दैट्स ग्रेट सर। एंड सर जो ये वेपन्स होते हैं जैसे नॉर्मली जो ग्राउंड पे लड़ते हैं एंड जो मरीन कमांडो के पास होता है तो दोनों का सेम ही होता है? नहीं, आई वुड से सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात देखें तो देर आर टू टाइप ऑफ वेपन, एरिया वेपन एंड असॉल्ट वेपन। ओके, असॉल्ट वेपन और जनरल असॉल्ट वेपन, AK सीरीज यू माइट हैव सीन, AK-46, AK-57 एंड ऑल। ओके, एंड एरिया वेपन में आपकी LMG एंड ऑल व्हिच गिव्स अ वॉल्यूम ऑफ फायर, तो एनिमी का हेड डाउन रखने के लिए किया जाता है वो। तो बट फॉर स्पेशल फोर्स, नॉट ओनली फॉर मार्कोस, व्हेन आई वाज इन मार्कोस वी यूज्ड टू यूज टेबोर। Okay, Tabor, which is an Israeli gun, short gun, which can used in CQB close quarter battle also, and which can be used in assault weapon also, both the ways. And after I left Navy, but I came to know that M16 is also now quite a normal weapon which used by our special forces. And I think there are other advanced weapons which have come up now. I think M9 or something, and VZ have come upon. So this is how it is. Our weapons are different from the normal conventional forces. Okay. And sir, ऐसा possible है कि पर्सन पानी के अंदर है और पानी के अंदर से गोली चला ले? और दूसरा, yes, it is possible, but that gun is different. Okay. In Marcos we used to use that underwater gun, and that bullet length itself is almost 10 centimeter, 15 centimeter almost. Okay, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है as compared to normal. Yes, normal gun, normal bullet, because it has to go within the water, no? It has to cut the water. Length में difference होता है या इसके size में या इसके? Size it is very thin. Okay, thin. It's same like pen. It's same like pen, and range is also not more than 10-15 meters because that weapon is primarily used for defense against and sea animals, not to kill the enemy. Okay. That's not the purpose. एंड सर एक मरीन कमांडो को ऐसा बोला जाता है कि पानी का मगरमच्छ है तो ऐसा तो ऑब्वियस है सर कि हमें जैसे आपने बताया कि कच्छ हो या वुलर लेक हो तो यहाँ पे एनिमल्स जो मैं बोल सकता हूँ डेंजरस भी है, जैसे हम नॉर्मली समझते हैं मगरमच्छ तो ऑब्वियस होते ही। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन के टाइम पे ट्रेनिंग करते टाइम पे ऐसा कुछ फाइट करने का या एनिमल से, क्योंकि ये सब तो काफी डेंजरस होते हैं सर? तो नहीं यार, देखिए क्या होता है, आई डोंट थिंक कोई भी डाइविंग होगा या कोई भी एक्सरसाइज होगा ना या कोई भी ऑपरेशन होगा उसमें एक बंदा इंचार्ज पक्का होता है। ओके, उस इंचार्ज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको सेफली एक्सरसाइज करा दे या सेफली ऑपरेशन करा के वापस ले गए। द प्राइम एंड इफ एज एन टीम लीडर इफ आई सी वहां पे मगरमच्छ है तो आई विल हैव ऑल द मेजर्स विच विल काइंड ऑफ repel them out. Okay, so जब भी हम लोग डाइविंग करते हैं we used to use sonars, okay, which keep whales or other sea animals out of it, दूर रखते हैं उनको। और अगर मगरमच्छ है यार देखो, वैसे पहले एक रेकी होता है, जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, जनरल एक आइडिया होता है कि इस एरिया में मगरमच्छ नहीं है। यस, देयर आर क्रोकोडाइल क्रीक्स इन पोर्ट ब्लेयर, आवर टीम इज देयर, so they have seen so many, they have quite close encounters. I have not been part of that because I didn't get the chance to serve that particular part of my unit. Okay, but people had the encounters. Yes, I can remember when I was doing my sea dive, 35-meter dive. I could see 2 sea snakes on my diving rope. सिंपली रोप हिला के उनको भगा दिया, और क्या कर सकते हैं, पकड़ के। फिर भी सर डर वगैरह नहीं लगता? जैसे सांप, अगर हम कहीं ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई सांप है तो डर नहीं लगता कि उसको अगर भगा भी रहे तो कहीं आ जाएगा? मतलब कैसा, अगर मैं देखो दूर से भी तो मुझे थोड़ा लगेगा अरे सांप है दूर, मतलब नॉर्मल सिटीजन के। या देखो डर तो सबको लगता है। ओके, कमांडो वही है तो डर के आगे जाए। देखिए, आई कैन रिलेट हियर वन थिंग, व्हेन आई वाज आउट फॉर माय फर्स्ट पैरा जंप, ओके, एंड आई वाज नॉट काइंड ऑफ, मुझे कोई वर्टिगो नहीं था या डर नहीं था हाइट का, बट ये हाँ यार देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्वड एंड डर सबको लगता है यार। जो 10 जंप करने के 100 जंप करने के बाद भी डर लगता है। पहली जंप सबसे इजी होती है बिकॉज आपको डर फील नहीं हुआ अभी तक। दूसरे और उसके बाद की जंप में पता है कि क्या होने वाला है, यू फील दैट, बट स्टिल वी डू। आई हैव डन ऑलमोस्ट 30 जंप फ्रॉम दैट एयरक्राफ्ट एंड देयर आर पीपल हु हैव डन मोर देन 500 जंप्स यार। ग्रेट। ओके, बट वो डर के आगे ही तो कूदना है।
And there was one single motivation: if everyone can do, I can also do. Okay, if a normal para commando or a normal para soldier who is not even a commando is doing it, I am Marine commando and I can do better than him, definitely. That was my personal motivation. और उधर तो आंख बंद करके कूदना यार, 1000 2000 3000 छतरी माता की जय, सीधा ऐसे ही होता वहाँ पे। ग्रेट सर। एंड सर आपका स्पेशलाइजेशन क्या था यहाँ पे मरीन कमांडो में, या आप किसी को ट्रेनिंग भी देते हैं एज अ सीनियर, तो वहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? See, every Marcos have their own specialization. Like general duty सबको आता है, and everyone have their own specialization. Some are CFF, अपना what we call that, combat free fall. Some are qualified in that. Some are special divers. Some are mine sweepers. Okay, clearing mines and all, and craze divers. Some are assault weapon. So my specializations, like I was a sniper and surveillance trainer for 5 years. Okay. And for basic course, I was a CQB specialist, close quarter battle specialist. You might have seen that Taj wala scenario and all those. We do train ourselves for those things, even in peace time. So if I get a chance to, as in we got a chance going in Taj, so that was part of our training only. That was the only reason we only had couple of casualties, but we didn't have a fatal casualty, thankfully. Praveen Tevatia, who got Shaurya Chakra out of it, who got hit by a bullet. So this was all because of our training, because so well trained, we can assimilate the situation and we can keep our trainings we can execute them well. So I was CQB specialist and I was an armed combat specialist as well. I'm black belt also. So those three were my specialization: sniper, CQB and UAC. That's great sir. But sir, इसमें actually किस type की training आप provide करते हो? इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर सकते हैं, थोड़ा इसमें डीप डाउन जा सकते हैं? See, UAC, unarmed combat, see, we don't do contact sports, like it's not karate, point wala karate thing and all. आपने touch किया और point मिल गया, it's not that. Our UAC is different, like it is mix of judo, aikidos, okay, even our wrestling is also mixed to it, and then karate, martial arts, everything, even our weapon training and all, it's mix of that. And we do neutralization. Okay, we have to neutralize our enemy, come what may, whichever means we have to use, we can do that. Okay, that was part of our start with basic karate, locks and blocks and all those. Then we go advanced, basic choking technique, neutralizing technique. We don't kill unless required. Okay, but we can neutralize our enemies. That was my part of UAC. And in close quarter battle, as I said, like we have to fight within the confined spaces. Okay, that is we use special weapons for that, which are short in length and quite highly accurate. Okay, in close quarter battle, we train our trainees to, like I was also part of that. We are also trained to. We have to get inside a room, identify an enemy within 3 seconds, and fire 2 bullets. Okay, and our aim is always on the nose or in the head. And we hit it always. 2 shots in the head or 2 shots in the nose. That is CQB. And in sniper and surveillance, I got a chance to improve our course curriculum. I was part of that particular phase of improvement, and I have been fortunate to contribute into that. And I have written a complete docket for sniper in my unit, and then I have made a pocket book also, because if we are firing here in 30 degree, 40 degree temperature, and the same weapon if we are firing in 50 degree, what would be the correction of that particular scope? So within, you don't need to calculate everything and anything. You simply turn the page, you will come to know this much of click you have to do on the scope, and you are good to go for fire. And same gun, if you have to fire in 3 degree temperature or 4 degree temperature, then bullet will definitely deviate, because the temperature is different, atmosphere is different, density is different, atmospheric pressure is different. Okay, so those calculations were there in that pocket book. And like what will be the drift, what will be the movement of your target. Based on those calculations, I have devised a pocket book, and we have improved a lot. And now, as I can listen from my buddies from Force, Marcos, so they have gone a long way now. They are firing from moving SAR, search and rescue boats. They are firing from a moving helicopter also.
and I was part of that particular like induction of using sniper from ALH group, the first training first team from there, and now they are firing, but they are using it as a particular operation. So we have gone a long way. दैट्स ग्रेट सर। ये सर एक सवाल मेरा भी यही था कि जो आप जैसे आपने बताया -3 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस माइनस में, और वहां पे मैं वेपन चला रहा हूँ, वहां कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ कच्छ के, वहां पे टेम्परेचर है नियर अबाउट 57 डिग्री सेल्सियस। तो जो बंदे का एक्यूरेसी होता है, आपने बताया कि हम लोग टारगेट करते हैं नोज पे या हेडशॉट, बस इतना ही टारगेट करते हैं। तो एक पर्सन के लिए काफी मुझे ऐसा लग रहा है दिक्कत जा सकता है, क्योंकि ये कंडीशन एक अलग है, एक ठंड वाली कंडीशन है और एक बिल्कुल गर्म वाली कंडीशन है। तो उस टाइम पे ऐसी क्या ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती होंगी सर कि एकदम से एग्जैक्ट वही चीज होती होगी? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। द फर्स्ट थिंग विच माय उस्ताद और विच माय सीनियर्स और इवन आवर ऑफिसर्स हैव टॉट अस, follow the basics and always remember your training, always remember your training and follow the basics. That is the most important part. And second thing is follow your gut feeling also, follow your instinct. Training says you are into 3 degree, okay, when you are going to normal temperature of 30 degree, bullet is going to go up because air density is different, okay. When you are to lower regions or higher plains where temperature is very less, 3 degree, the bullet is going to go drop because air density is air is quite dense and bullet will drop. And when you are going to the higher temperature, bullet will go up, okay. But there are other factors also which affect your firing, the trajectory of the bullet. If you are firing at 3 degree, -3 degree, it is a plain ground, trajectory will be different. And if you are firing at 30 degree in a undulated ground which is having a depth and height and all those, the trajectory will be different. And if you are firing from high to low, low to high, the trajectory will be different. So these factors also do come into play. And as I said, if you're going for 55 degree, the air density is air is quite dispersed, molecules are dispersed, so bullet is going to go higher, more, okay. So you have to adjust your scope that way. And then your target is going left to right, or target is going right to left. Your wind is going left to right, the target is coming from right to left. Those calculations also comes into play. I can quote one this incident here when we procured Galil sniper rifle from Israel, and our instructor came from Israel and they gave us kind of a crash course, I think 2 weeks or 1 week or 2 weeks, I think. That time I was as a trainer, I went there to brush up my knowledge, and they taught us that if temperature is high, bullet will go high, and if it is raining, then bullet will go high. I countered them, which was not taken in a very good spirit that day, and even my instructor from Israel said, "You speak a lot." I was stayed to keep mum and all those. I countered them. If it is raining, bullet will go down. If it is not raining, and if it is temperature is high, bullet is going to go up. But that this is how it is. I was set to sit back, and then a final day came, and we were made to fire on a target, 1 feet by 1 feet target from a range of 500 meter, and it was kind of a bowl, and the wind was changing. Okay, once it is changing, like wind is coming from right down to left up. Sometimes it was coming from left down to right up. So the wind profile was changing. And everyone tried their best shot, and even those 2 trainers from Israel, they tried their best shot. No one hit 5 out of 5. They hit only 3 out of 5. And thankfully, I followed my basics. And there is one more thing, like what we follow in India, the barrel and your shoulder and your hip and your leg should be in the straight line. Okay. And those Israelis try to, they fired. The barrel was this way and the body was 90 degree parallel, 90 degree to it, okay? And they hit three rounds in the target, and everyone tried to copy them. Everyone copied them, except me. I followed my basic, which my ustad always said, follow your basics, same, barrel, shoulder, hip and then I read that wind profile also. And I was able to hit 5 out of 5 within 15 centimeters of circle. That's literally great. This is how I personally feel Indian
Indian soldiers are best in the world if we keep our basics simple, straight, and follow our instincts. दैट्स लिटरली ग्रेट सर, काफी अच्छा लगा सर सुन के। एंड आई आल्सो बिलीव कि इंडियन सोल्जर आर द बेस्ट। बस हम एक चीज में अगर ज्यादा इंप्रूव कर ले, जो मेड इन इंडिया को मेड बाय इंडिया कर दे, और वो वेपन्स में भी सब कुछ अगर हम अपनी तरफ से ला ले, उसको प्रमोट करके अच्छा हम डेवलप इसमें भी कर ले, तो डेफिनेटली सर हम एज अ ह्यूमन सोर्स, एज अ ह्यूमन रिसोर्स, हमारे साइड से तो हम बिल्कुल पूरे तैयार हैं। Thankfully, I would say Indian government is doing really great. I don't have any political affiliation, first of all, no disclaimer for this particular statement. Okay, but yes, our country is going ahead and growing leaps and bounds, especially in defense sectors. So then the day is not far away when we will be the not one number one, but one of the top exporter of the arms and ammunition also. Possibly. That's a great sir. And sir, आप कितने हथियार चला सकते हो? I mean कि एक बंदूक तो होती है, साथ ही साथ ऐसे कितने हथियार एक मरीन कमांडो के पास होता होगा? देखो यार, when I was in Marcos, I could simply vouch कि जो इंडिया में हथियार थे सारे चलाए मैंने उस टाइम पे। Right from पिस्टल, नॉर्मल रिवॉल्वर तो नहीं होता था फौज में, पिस्टल से लेके RL तक, CMG, everything, स्नाइपर, AMR, everything I fired. सबसे कोई टफ लगी आपको चलाने में? AMR is quite tough here because it's 5.5 cal, international में 0.5 cal बोलते हैं, it's half inch of caliber. Okay, it's 12.64 half inch of caliber. So that is the toughest one because the recoil is so heavy. If you don't keep your things fine, what I learned during when I was writing that docket, I read 6 different books from different resources, American forces, French forces, lot of internet and all those I've used. There I learned one thing called stock weld and spot weld. Okay, so during the sniper firing, we have to follow this spot weld and stock weld. Stock weld is once you have fixed your butt in your shoulder, you have to fix it, and it's sort of a welding. You cannot move it, and you cannot shift your butt left right even in millimeter. Okay, second thing is spot weld. Once you have put your cheek on the butt, you cannot move it. Okay, You have to fix it there. It is something called welding. Spot weld, stock weld and spot weld. You cannot move it because 1 mm of deviation will shift your target maybe in feet or meters if you are firing at 500 meter or more. okay. 1 mm of deviation here. If your face goes up, face goes down, your shoulder goes left, or butt shift mm, your bullet is going haywire. So this is what I have learned. So I have when I was firing, I have sport weld that AMR wala butt, and then stock weld and sport weld. I have done that, and I could sustain. Otherwise, it's so heavy. So that's a difficult one. And shoulder पे dislocate होने का? I have never seen anyone getting dislocating, especially in forge, or maybe in civil, because they don't put it on the shoulder. They keep it away. It's not tiger firing an LMG or MMG in a hip position. That's not possible. Humanly, it's not possible. राइट सर। एंड सर जैसे एक कमांडो है, कोई भी कमांडो है, तो सर उसके पास नॉर्मली कितने वेपन्स हो सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि काफी लोडेड होते हैं वो, तो उनके साथ ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं? देखो, I can't name the weapons because it may change. सर नंबर तो बता सकते हो? नंबर भी नहीं बताऊंगा. I would tell the type of weapons. Okay. One will be the assault weapon. Okay, which could be an AK, which could be a Tabor, which could be an M16, primary weapon, what we call it. Then there will be a secondary weapon. Could be a pistol, and could be a small machine gun also. Okay. Then there will be some based on his profile in the team. He could be a detonation expert. He could have some explosives, and they might carry some extra ammunition in their sack or magazines, and grenades also. So these three are quite primary thing. Primary weapon, secondary weapon, and grenades. These are the primary thing. Then based on your profile, whichever part you are playing in your team at that particular time, your ammunition changes and your weapons also changes.
सर अगर आपको उस टाइम पे जब आप ऑपरेशन में थे आपको कोई 1 महीने के लिए जंगल में छोड़ दे तो आप सर्वाइव कर लेते आराम से, इजीली. ना खाना ना पानी Yes, I didn't mention that training. We do have a survival phase in our course. Okay. But I could remember from my course time, we were 20. 5 का 4 teams were there. Okay. 5 were given. I think आधा किलो दाल, आधा किलो भी नहीं, 1 पाव दाल, आधा किलो चावल, थोड़ा सा नमक और थोड़ी मिर्ची देके छोड़ दिया था हमने. 4 दिन, 3-4 दिन तक हम लोग जंगल में थे. पकाना उकाने का सब कितना खाएंगे यार वो 1 पाव चावल, आधा किलो चावल, 5 लोग कितनी बार खाएंगे? एक बार में खाए खत्म कर दिया था हमने वो. फिर बाद का देखेंगे, बाद में खाया हमने. फिर उसके बाद यू आर ऑन योर ओन. दिस इज हाउ यू लर्न सर्वाइवल स्किल्स. You might have seen that movie Castaway, Tom Hanks. That teaches you the best survival. And what is taught by Man vs Wild is extreme. Okay, a general person cannot go that extreme level, but for a layman, Castaway is good. So we are trained in that. I can make water out of anything, even out of nothing. I can eat anything. Okay, see, to me personally, I can eat a person also, if it comes to my life, and if it is required for my nation. That's it. If it is required, I can eat him. But as a culture, religion, I am a Brahman. I don't eat even pyaj. Okay. This is how we are trained for. Survival is nothing. Yeah? Survival is all mental thing. You can sustain even in 300 milliliter of water for a day. Though you need 3 liters to function well, but you are doing survival. You don't need to move here and there. You don't need to run. You don't need to go for that much of physical strenuous activities. You sit down under the shade. 300 ml is enough for your survival. So ये आपने जो बात बोली देश के लिए कुछ भी Anytime. Literally sir, hats Even off now, you, sir. even now, anytime if my country feels like to call me back for the operational duty, even I'm always available. That's great sir. And sir आप एक टीवी प्रोग्राम पे भी दिखे थे मुझे, डिस्कवरी वीर पे, जहाँ पे आपने एक इंडियन सिटीजन स्क्वाड का भी था. तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करें, वो कैसा था? That was quite an exciting experience, like facing camera and all those action cut drama, those things. But thankfully to our director over there, creative director and the crew, they were so helpful to understand the things and all. And we were not given any script over there. Frankly speaking, I was not given. No one of us were given any script. It was all impromptu, natural, organic. Okay, we were simply said that this is the objective of the task today, and this is what we want out of this particular thing. And there were no retakes even. Everything was shot in one go and all. Sometime for some, like if there is some technical glitch, some sound is not being recorded, so those takes were taken again. Otherwise not. It was quite organic. And my role was over there to train them and to build their confidence for waterborne activities, like, and how they can survive if there are some natural calamities wherein water is involved. Okay, so that was a squad which the main motive was to train the civilian or our citizens of country who could be the first responder. Okay, yes, military will come or police will come or other forces will come, but as a first responder, those guys are available on the ground and they can definitely take charge of the situation. It's something like first aid during the accident. And I trained them for waterborne activities, like how to cross a river which have an undercurrent, how to sustain in lower temperature, then how you can navigate the water force and all. Those were my part of thing in that particular show, and it was really great experience. That's a great sir. And sir, life का कोई ऐसा memorable experience आप यहाँ share करना चाहते हो? बहुत कुछ है यार, देखो काफी कुछ किया. One thing I always cherish is like keeping my country's name high. When I was part of that gully sniper trial thing, and I was the only person who could hit 5 out of 5, and that instructor categorically mentioned my name. He said that you not only speak but you perform as well, and he gifted me cap and pen drive and so on.
So that was the thing I really cherish. And one more thing, once we were in kind of training camp with French forces, French commandos. There also we performed really well. Like I was that time I was not sniper, and a couple of more buddies. There was kind of firing competition, and we won all the competition over there. And they said, "You all are snipers." We said, "We are not sniper. We are all are marksmen, but not snipers." So these things, and these were the experiences when I was in Forge. And there are a couple of more. One more experience, like as I said, being part of such operations, even in training, probably in training only. Baby like, but I see that movie, I still feel goosebumps. अरे यार हमने भी किया है यार ऐसा तो कुछ किया है. So those were the operations, and yes, my J&K tenure was the lifelong experience. Like it's once in a lifetime. That's literally sir great sir. काफी सर ऐसा एक इंफॉर्मेशन जो आ रही है ना सर आपसे, ये काफी ज्यादा मोटिवेट भी करेगा और काफी ज्यादा यहाँ से चीजें लेके जाने वाली भी रहेंगी. क्योंकि सभी का ऐसा माइंडसेट हो गया है, मतलब आधी जैसे इंफॉर्मेशन हो रहा है सर आजकल कैसा हो रहा है कि एक, मैं किसी का यहाँ मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, बट स्टिल कोई क्रिकेटर है वो आर्मी की बात कर रहे हैं. ओके, कोई जैसे एक्टर है वो मिलिट्री की बात कर रहे हैं. एंड यहाँ पे जो रियल पर्सन बैठा है ना, वो जब रियल चीजें शेयर करता है ना, तो डेफिनेटली वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस सच में नोट डाउन होता है कि हाँ ये सच बोल रहा है पर्सन, इसके लाइफ से पूरा रिलेटेड है. See, one thing I would say, no, I'm not boasting about myself or anyone. I did my part of contribution to my nation, and I've not done anything great here. Frankly speaking, I simply did my part, which I was being paid for, which I was being trusted for, being a Marine Commando. And this is how it is. Like Marcos has to be that way. They have to operate in such extreme scenarios. They have, and we cannot make complaints out of it. Yeah, we are paid, and that was we were volunteer. Okay, so we volunteered for that life, and I have no regret, no complaints, nothing. And I always thank to my God being part of being fortunate enough to be part of that elite force. We do carry that pride so far, and definitely the responsibility is over our shoulders also. And it's not only me, everyone, all Marcos, all para soldiers, all the normal soldiers, even civilians are doing their bit here. Everyone is doing their bit, as long as they are not going against the nation. That's a great sir. जो आपके thought process है उसके लिए तो heads off you sir. Thanks. Great sir. एंड सर आप कितने लैंग्वेज बोल सकते हैं? आई मीन इसमें ऐसा कुछ होता है कि लैंग्वेज प्रैक्टिस भी कराई जाती है, मल्टीपल लैंग्वेज आपको सीखनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बॉर्डर से जैसे हम जा रहे हैं, कहीं आगे भी चले जाते हैं पड़ोसी, तो कितनी लैंग्वेज फिर भी सिखाई जाती है? See, it's kind of one specialization, as I said. There are groups which are specialized. It's not only for Marcos, but if you see our IAS, IPS officers, even IAS or diplomats, they are trained for certain regions. Like there is one block who is specialized in Chinese foreign relationships. There is one particular block who is trained and specialized for Gulf with Middle East. One is for Pakistan. The same way goes for Marcos. We were trained for different languages, and Urdu is as part of our basic training, frankly. And I can speak Urdu, I can understand. I could read sometime back. Now I can read, but with little difficulty. Other than that, Hindi, English, Punjabi is my mother. Like Hindi is my mother tongue. Punjabi I can understand it because I'm from such particular belt. And English is, as you know, is a universal communication language. Apart from that, being part of defense forces, we were amongst all those of, like, I can understand Bengali, I can understand Telugu. I've been in Visakhapatnam, I can understand that. I can't speak, definitely. I can understand even Malayalam, that I can understand. I can understand Gujarati also. These languages definitely. But just because I was there, otherwise I have not been trained for. I'm trained for Urdu, definitely. That's a great sir. And sir जो ये मार्कोस कमांडो की, जैसे मैं बोल सकता हूँ सर्विस के बाद,
एक कॉर्पोरेट सेक्टर में मूव करना, तो ये फेस कैसा था? डिफिकल्ट फेस था? क्योंकि सर कैसा होता ना कि जो एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पर्सन तो सब में स्पेशलाइज्ड है, ओके। एंड अगर उसको अब कोई जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में आ रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक डिफाइंड चीजों पे एक आपको स्पेसिफिक चुना जाता है, तो उस टाइम पे चूज करने में कोई दिक्कत नहीं सर? See, personally to me, it is difficult if you are not prepared for. Otherwise, it's not difficult. अगर आपने अपने आप को तैयार किया उस चीज़ के लिए तो परेशानी नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। So मेरा थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर था दोस्त। 13 साल की जब मेरा सर्विस हुआ, दैट वेरी डे आई डिसाइडेड मैं छोड़ने वाला हूँ नेवी, और मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कॉर्पोरेट में जाऊँगा और सिक्योरिटी डोमेन में ही जाना है। देयर वाज नो सेकंड थॉट। एज Arnold Schwarzenegger said, there is no plan B. If you have plan B, it means you are leading to failure. There is only one plan and stick to that. That was my core thing. And also I feel there is one saying, I've read a book, Unleash the Warrior Within. But I've seen that host of what is that? Future Weapon series. Host of that Future, Richard McCavies. Now that person is no more, God bless his soul. So in his book he has written, Jack of all, master of one. What we always say, Jack of all, master of none. That my personal funda is Jack of all, master of one. So this was my one. I wanted to be master in my domain of security, physical security. So there was no second thought. After 13 years only I decided, then I prepared myself. I came to corporate within security. Then I did my certifications. Transition was different, definitely, being from that discipline force, that particular routine lifestyle. Corporate में थोड़ा अलग है, थोड़ा politics भी है, everyone knows. फौज में नहीं है, फौज में ज़्यादा क्या होगा यार, पिट्ठू देके दौड़ लेंगे, ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता. But corporate is different, but yes, if you are prepared for, and see, that life is over now. I cannot boast, I cannot vouch on that, I cannot simply बीट द बुश अराउंड कि मैं फौजी था, मैं कमांडो था, एंड थे यार, खत्म हो गया वो फेज. नाउ वी आर इन कॉर्पोरेट, देयर आर सर्टेन एथिक्स, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल्स बिहेवियर, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज वी हैव टू फॉलो, एंड आई एम अबाइड टू इट, एंड थैंकफुली I personally feel I'm at a respectable position now. Great, sir. Sir, do you have any kind of message for the upcoming generation? एक ही मैसेज है सबके लिए जो भी एपिसोड देख रहे हैं. दोस्तों, कुछ भी करो, ईमानदारी से करो, देश के खिलाफ कभी मत जाओ. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. That's a great sir, and thank you sir. आपने अपनी जर्नी स्टोरी बताया and साथ ही साथ आपने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस बताया और जो भी नॉलेज शेयर किया, डेफिनेटली सर ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत मोटिवेट करेगा अपकमिंग जनरेशन को. थैंक यू सर, एंड थैंक यू एवरीवन. आपका एक व्यूज बढ़ना, सब्सक्रिप्शन बढ़ना मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्टेट से लोगों को यहाँ बुलाता हूँ ताकि वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपनी जर्नी शेयर करें, एंड आप उस चीज को इजीली फ्यूचर में हैंडल कर सको. सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सर. थैंक यू.